हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सिन्हा आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो बैक्टीरिया को लेकर आया हूं। आज मैं बैक्टीरिया पार्ट 1 पे चर्चा करने जा रहा हूं और उनसे होने वाले तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे। स्टूडेंट्स, लॉकडाउन अपनी जगह पर है और आपकी अपनी पढ़ाई अपनी जगह पर है। इसलिए मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि आप खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। चूंकि लॉकडाउन के बाद कई परीक्षाएं होने जा रही है। आइए मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से बैक्टीरिया, दैट मीन्स जीवाणु। ये क्या है जीवाणु, इस चीज के बारे में जाना जाए। सबसे पहली चीज, अतीत के पन्नों को पलटा जाता है तो एक व्यक्ति जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक, उनके द्वारा पहली बार एक समस्या इनको दिखाई पड़ी थी और वो समस्या इनको दांत में दिखाई पड़ा था। आने वाले समय में इन्होंने उसे एक नाम दिया था, दांत में एक रोग जिसका नाम था खुरचन रोग। क्या नाम था? खुरचन रोग। इस खुरचन रोग के बाद उन्होंने ये कहा कि जरूर कुछ ऐसा मेथड है जिसके वजह से इस तरह की समस्याएं क्रिएटेड हुई। समय बीतता गया और एक वक्त आया जब एरन वर्ग नामक व्यक्ति ने इस चीज के लिए, जो उन्होंने खुरचन रोग कहकर केवल छोड़ दिया था, उस वर्ड के लिए इन्होंने एक नाम दिया जिसे जीवाणु कहा गया। बहरहाल खोजकर्ता के तौर पर तो ल्यूवेनहॉक को ही जाना जाएगा, इसलिए हम लोग यहां पे एक शब्द कहते हैं कि फादर ऑफ बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरिया के तौर पर जो व्यक्ति जाने जाते हैं उनका नाम है ल्यूवेनहॉक। कई बार ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भाई जीवाणु का पिता किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक। कई बार अगर मान लो बोला जाए कब खोजा गया तो डेट भी याद रख लो, 1676 में। 1676 मैंने कहा था कि इन्होंने दांत के खुरचन रोग से इस समस्या को देखा था, लेकिन जो नाम दिया गया वो नाम देने का काम जो है जीवाणु, किसने नाम दिया? मैंने तुरंत बताया, बताओ आप लोग। जीवाणु नाम दिया, किसके द्वारा दिया गया? तुरंत बताओ। मैंने भी तुरंत कहा था आपसे, एहरेन वर्ग। क्या नाम था? एहरेन वर्ग के द्वारा दिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं ये कब दिया गया। इसका डेट याद रखना, 1829, लगभग 200 साल बाद ये नाम दिया गया जिसे जीवाणु कहा गया। देखते देखते समय बीतता गया और इस जीवाणु में कई तरह के और रिसर्च होते चले गए और इस रिसर्च के बाद आने वाला एक समय ऐसा आया जब लुई पाश्चर के द्वारा यह कहा गया कि भाई जीवाणु से रोग भी होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगले व्यक्ति का मैं नाम दे रहा हूं, रोगों के का प्रतिपादन जो किया गया वो किया गया लुई पाश्चर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? लुई पाश्चर के द्वारा। स्टूडेंट याद रखना, रोगों का प्रतिपादन जीवाणु के द्वारा, किसके द्वारा किया गया? लुई पाश्चर के द्वारा। आने वाले समय में जीवाणु को और डेवलप किया गया एक कृत्रिम संवर्धन के रूप में। दैट मीन्स कृत्रिम संवर्धन के रूप में कहने का मतलब हो गया आर्टिफिशियल तरीके से 1891 के काल में एक व्यक्ति ने इसे
बनाया जिनका नाम था रॉबर्ट कॉच। क्या नाम था? रॉबर्ट कॉच। ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने आर्टिफिशियल तरीके से इसे बनाया और बनाने के उपरांत इन्हें 1905 में, ध्यान रखना कब, 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको क्या पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1905 में। ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या कि जीवाणु के क्षेत्र में अब तक में कौन कौन से लोग अपनी भूमिका को निभाए हैं। फादर ऑफ बैक्टीरिया, नेम ऑफ बैक्टीरिया, डिजीज ऑफ बैक्टीरिया, आर्टिफिशियल कंडीशंस के साथ रॉबर्ट कॉच ने बताया और 1905 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा भी कई लोग हैं जो जीवाणु के क्षेत्र में मेडिसिन की खोज को किए थे, उसे मैं बाद में देखता हूं। पहले मैं अब बात करता हूं स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में कि भाई जीवाणु किस रूप में होते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं स्ट्रक्चर्स के तौर पे। ध्यान देना, जीवाणु जो है जिस जगत का प्लांट है, हम लोग जब क्लासिफिकेशंस में बात कर रहे थे तो हम लोग जीवों का वर्गीकरण किए थे, उसमें एक वर्ड हमने सीखा था जिसे हमने कहा था मोनेरा जगत। याद आ रहा है ना? लास्ट वीडियो में ही हम लोग बायोलॉजी का स्टार्टिंग फेज में हमने देखा था कि भाई 5 तरीके से वर्गीकरण किया गया था, जिसमें एक वर्गीकरण का नाम था मोनेरा। इस मोनेरा जगत के अंतर्गत जो है वो मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा गया था। मोनेरा जगत को याद रखिएगा, कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक भाग का नाम है आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक भाग के लिए आर्कीबैक्टीरिया कहा गया और दूसरे भाग के लिए यूबैक्टीरिया कहा गया। यूबैक्टीरिया कहा गया, या फिर हम कह सकते हैं वास्तविक जीवाणु यूबैक्टीरिया को ही कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक जीवाणु जो है किसको कहा जाता है? यूबैक्टीरिया को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोनेरा जगत से ये संबंधित है और ये 2 सेक्शंस में बटा है, जिसमें एक के लिए आर्कीबैक्टीरिया और दूसरे के लिए यूके बैक्टीरिया की बातें रखी जाती हैं। यूके बैक्टीरिया को हम लोग वास्तविक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। जैसे हम इस वास्तविक बैक्टीरिया की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या स्ट्रक्चर्स है बैक्टीरिया का। आइए बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देते हैं। हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा बैक्टीरिया के कंडीशंस को समझने में मदद मिलेगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग इस बैक्टीरिया के बारे में जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहला चीज, जैसे ही हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ध्यान देना, कोशिका में हमने देखा है कि कोशिका एक कोशिकीय भी होता है और 2 कोशिकीय भी होता है, लेकिन जब हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया भी एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि ये सिंगल कोशिका होती है। ठीक है, ठीक है, ये एक कोशिकीय के तौर पर जाना जाता है और ये कोशिका जो है वो केंद्रक विहीन, मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसमें सेंटर पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक विहीन का मतलब क्या हो गया? इसमें सेंटर पॉइंट जो है वो नहीं होता है।
कोशिका पूरी तरीके से अगर वर्ग की बात करें तो कोशिकाओं में हम जानते हैं दो तरह की कोशिकाएं थे, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो ये कोशिका यहाँ पे जो आता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के तौर पर होता है। कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता है कि जीवाणु की कोशिका किस प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, जीवाणु की कोशिका किस प्रकार की कोशिका होती है, स्टूडेंट्स याद रखना ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के तौर पर होता है। ठीक है, नॉर्मल में हम बात करें तो जीवाणु कहां रह सकता है, ध्यान देना। अगर ये क्वेश्चन हो जीवाणु किस स्थानों पर निवास करती है तो मैं स्पष्ट तौर पे ये कहूंगा कि जीवाणु सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब जहां रखना चाहो वहां जीवाणु रह सकता है, चाहे वो जल हो, मिट्टी हो, जीव हो, पौधे हो, जीवित हो, मृत हो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टीशंस की मैं बात कर रहा हूं कि जीवाणु वहां नहीं हो सकता है। जीवाणु को आप जहां रखना चाहो वहीं जीवाणु रह सकता है, मिट्टी में, जल में, वायु में, जीव में, पेड़ पौधों में, मृत और सजीव दोनों प्रकार के जीवों में भी ये हो सकता है। इसलिए लोग यहाँ पे कहते हैं कि जीवाणु जो होता है वो परजीवी होता है, सॉरी जीवाणु जो होता है वो सर्वव्यापी होता है। ठीक है, जीवाणु सर्वव्यापी है, ये किसी भी स्थान पर रह सकता है, वो सहजीवी और मृतजीवी दोनों अवस्थाओं के साथ भी काम करता है। क्लियर है? अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके पोजीशंस की, ध्यान देना। जब मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं तो ये हम लोगों का कोशिका का वाल है। इस कोशिका के वाल को जो है जो बना होता है, ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति जो इसकी बनी होती है, कोशिका सेल वाल जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल वाल जो है वो किसकी बनी होती है, याद रखना कई बार ये क्वेश्चंस आया है, काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, सेल वाल काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा जब मैं कोशिका भित्ति के अंदर पहुंचता हूं तो यहाँ पे हम लोगों को एक शब्द दिखता है जिसको हम हिंदी में झिल्ली के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिकाओं में जब यहाँ पहुंचता हूं तो मैं इसे झिल्ली या फिर मेम्ब्रेन कहता हूं। दैट मीन्स यहां मैं एक वर्ड कहूंगा कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन। याद रखना कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, ये मुख्य तौर पे जो बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली जो है किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। हालांकि एक और वर्ड होता है जो कहलाता है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिका वाल, कोशिका की जो भित्ति है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड के बनी होती है। ठीक है, कोशिकाओं में मैं बात करूंगा, मैंने अभी कहा था क्या कि वो कहीं भी निवास कर सकता है, इसलिए सर्वव्यापी है। अब मैं बात करूंगा कोशिकाओं का पोषण किस रूप में होता है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कोशिका जो है वो दोनों माध्यम, दैट मीन्स ये स्वजीवी भी होता है और परजीवी भी होता है। स्वपोषी के तौर पर अगर मैं बात करूं तो कोशिकाओं के लिए भोजन संबंध की अगर बात की जा रही हो तो याद रखिएगा मैं बात करूंगा पहला पॉइंट्स की, ये स्वपोषी होता है। हालांकि स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है, लेकिन जैसे ही मैं केवल स्वपोषी की बात करूंगा तो ये स्वपोषी में होता है तो एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर स्वपोषी कैसे होता है? क्या वो अपना खाना खुद बना लेगा? बिल्कुल बनाएगा। हाँ, हम लोगों के तरह वो बर्तन चढ़ाएगा नहीं, उनका चूल्हा गैस चूल्हा या इंडक्शन या कोयले का या लकड़ी का माध्यम नहीं होगा। उनका जो माध्यम होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण। ठीक है, याद रखना स्वपोषी होता है और ये किस माध्यम से काम करेगा? प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाता है। क्या माध्यम है भाई? आप लोग बोलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या माध्यम है? प्रकाश संश्लेषण और एक और बताओ,
रासायनिक संश्लेषण। क्या क्या रह गया स्वपोषी में बताओ? प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन या फिर अपना पोषण जो है वो प्राप्त कर पाता है। लेकिन मैंने कहा क्या वो परजीवी भी होता है। दैट मीन्स अगला वर्ड जो हम लोग लेंगे वो लेंगे मृतोपजीवी का। अगला वर्ड हम लोगों को क्या आएगा? मृतोपजीवी। कहा जा सकता है मृतोपजीवी, दैट मीन्स मरे हुए, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उन तमाम माध्यमों से ये अपने भोजन को बना पाता है। ठीक है, अपने भोजन को ये प्राप्त करता है। जैसे एक बैक्टीरिया कहते हैं हम लोग माइक्रोबैक्टीरियम, ये मृतोपजीवी के लिए एक बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है जो कहलाता है माइक्रोबैक्टीरियम। क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम। ये पूरी तरीके से परजीवी और मृतोपजीवी दोनों माध्यमों से काम करता है। हम लोग देख रहे हैं इनके पोषण का जो आधार हम देख रहे हैं वो स्वपोषी भी हमको दिख रहा है और हमको मृतोपजीवी भी। स्वपोषी में मैंने देखा क्या कि प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण के द्वारा वो अपना पोषण को प्राप्त कर रहे हैं। और मृतोपजीवी में देखा क्या हमने कि माइक्रोबैक्टीरियम के माध्यम से वो मृत पादप या जंतु के माध्यम से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए मैं बात करता हूं इनके जनन क्षमता और इनकी प्रोग्रेसिव कंडीशंस क्या होती है। स्टूडेंट्स वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि लॉकडाउन में सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूं कि आप तमाम लोगों के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूं यूट्यूब पे, जिससे आप लोगों का हर एग्जाम में फायदा हो। इसलिए मैं आप लोगों को पूरी तरीके से प्रयास कर रहा हूं कि हर छोटी छोटी बारीकियों के साथ आपका क्लासेस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन निकालना है वो जज्बा आप तैयार कर लो, और एक बार जो आपके मन में ये जज्बा क्रिएट हो जाएगा कि नहीं ज्वाइन करना है और जॉब लेना है, तो दुनिया का कोई भी ताकत इस जज्बे को खत्म नहीं कर सकता है। बस वो अपने अंदर वो आग, वो जुनून क्रिएट कर लो कि हर हाल में आई कैन डू इट, क्योंकि अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। ये जज्बा अपने अंदर क्रिएट कर लो। ठीक है, और लॉकडाउन के बाद मैं बोर्ड बड़ा रखूंगा। अभी थोड़ी समस्याएं हैं, छोटी बोर्ड होने की वजह से बार बार बोर्ड को मिटाना पड़ रहा है। आज मैं अब बात करने जा रहा हूं उस पर जीवाणु की प्रोग्रेसिव, जीवाणु का संख्या कैसे बढ़ता है। ठीक है, मतलब जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो हम जानते हैं भाई, जैसे हम संख्या वर्ड यूज किए, दैट मीन्स जीवाणु का जनन की बात होगी, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया की बातें यहां पर होगी। जीवाणु का जो जनन है उसके लिए एक विधि होता है जिसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक विधि। चूंकि इस विधि के माध्यम से द्विगुणन प्रक्रिया, मतलब दो तरह की प्रक्रियाओं में ये काम करता है। मतलब जीवाणु में हम ये कह सकते हैं कि विभाजन के द्वारा ये प्रक्रियाएं होती हैं जो अलैंगिक होती है। इसमें एक कहलाता है हम लोगों का संयुग्मन और एक कहलाता है रूपांतरण। क्या क्या कहला रहा है? एक कहला रहा है संयुग्मन और एक कहला रहा है क्या? रूपांतरण। ठीक है, इस संयुग्मन की बात की जाए तो हम ये कहेंगे यहां पे कि दो कोशिकाएं, ठीक है, दो कोशिकाओं के जुड़ने में आनुवांशिक पदार्थों का योगदान, आनुवांशिक पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है उसे हम लोग समयुग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मक आदान प्रदान को। ठीक है, पहला क्या रहा? समयुग्मन, जो दो कोशिकाओं के जुड़ने में आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान को किया जाता है। इसके बाद सेकेंड सेक्शन में मैं आ रहा हूं जो कहलाता है रूपांतरण करना।
हम जानते हैं अनुवांशिक में एक वर्ड होता है डीएनए। तो ये डीएनए जो होता है वो बाहरी माध्यम से, याद रखिएगा, रूपांतरण का मतलब हो गया जो बैक्टीरिया काम करता है वो बाहरी माध्यम से डीएनए अपने अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करता है। अनुवांशिक पदार्थों में जो आदान प्रदान या फिर हम कहेंगे परिवर्तन करता है उसे रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जीवाणु का जन्म किस प्रक्रियाओं के द्वारा होता है? द्विभाजन पद्धति के तहत होता है। कौन सा पद्धति है ये? द्विभाजन पद्धति या द्विभाजक पद्धति। इस द्विभाजक पद्धति के लिए एक वर्ड हम लोग कहते हैं कि भाई अलैंगिक जनन का ये कार्य को करता है और ये दो तरीके से होता है, एक समयुग्मक और दूसरा रूपांतरण के तौर पर ये होता है। ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं जीवाणु से होने वाला लाभ। जिस प्रकार से हमने वायरस में देखा था फायदे भी थे और डिजीज भी था, इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बात करूंगा, इससे कई लाभ भी हैं और कई प्रकार के बीमारियां भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है। जीवाणुओं द्वारा कई लाभ भी है। इकोनॉमिक सेक्टर्स पे मैं बात करूं तो कई फायदा जो है वो जीवाणु पहुंचाता है। जीवाणु का अगला टॉपिक हम लोगों का होगा जीवाणु का आर्थिक महत्व। जीवाणु का आर्थिक महत्व, सबसे पहले मैं बात कर लूं इसका पहला महत्व जो है वो है भूमि की उर्वरता में वृद्धि। पहला क्या हो गया हम लोगों का? भूमि की उर्वरता में वृद्धि। एक्चुअली ध्यान रखना कि भाई एक फसल हम लोग कहते हैं दलहनी। दलहनी का मीन्स क्या हुआ? वैसा फसल जो दाल के फसल के तौर पर जाना जाता है। दलहनी फसल में एक जीवाणु पाया जाता है उसके जड़ों में, जिसे हम राइजोबियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दलहनी फसल में राइजोबियम इस नाम से जानते हैं। दलहनी फसल में जो जीवाणु है उस जीवाणु का जो नाम है वो क्या हो गया? याद रख लेना, राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम नामक फसल जो है इस दलहनी फसल के में पाया जाता है। ये पूरी तरीके से इसमें एक वर्ड कहते हैं हम लोग कि वायुमंडल में, हम जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन जो होता है वो भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। तो इसका सपोर्ट करने के लिए ये दलहनी फसल में राइजोबियम जीवाणु जो है वो सपोर्ट करता है, जिसके वजह से भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। दूसरा जो है वो है दूध का दही में परिवर्तन। कई बार ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट्स। दूध का दही बनना, दूध का दही में परिवर्तन गारंटेड क्वेश्चन होता है कि दूध से दही जो है वो किस जीवाणु से बनता है। ध्यान देना, दूध में एक तत्व पाया जाता है जो कहलाता है लैक्टोज, और यहां पर दूध से दही बनने के लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखना, जब भी एक कॉन्सेप्ट के तहत याद रखना, जब भी दूध की बात होता है लैक्टो याद रख लो। लैक्टो के साथ बैक्टीरिया इंक्लूड करेंगे तो लैक्टोबैसिलस से दही बना। दूध में कौन सा पदार्थ है? लैक्टोजेंस है। ठीक है। अगर ये पूछा जाए लैक्टोज है, अगर ये पूछा जाए कि दूध को शुद्धता को किससे मापते हैं, फिर लैक्टो ले आओ। लैक्टो आया दूध के लिए, नापने में क्या आ गया? मीटर आ गया, तो लैक्टोमीटर कह देंगे। ठीक है। दूध से दही बनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में लगातार पूछा जाता है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट जैविक खाद के रूप में।
जैविक खाद का उत्पादन। ठीक है, जैविक खाद के उत्पादन के तौर पर अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर एक बैक्टीरिया हम लोगों का काम आता है जो कहलाता है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। क्या कहलाता है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। क्या कहलाता है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है वो जैविक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चूंकि ये पाया जाता है, बेसिकली जानते हैं गोबर वगैरह से खाद बनता है, तो गोबर वगैरह के अपशिष्ट पदार्थों को ये अलग करके जैविक खाद के रूप में कन्वर्ट करता है। अगला जो है वो कहलाता है अपमार्जक, जिसको हम लोग इंग्लिश में डीकंपोज भी कहते हैं। इसका दोनों नाम याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आ चुका है और हम लोग लास्ट वीडियो में कवक में भी देखे थे डीकंपोज। फिर उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि जीवाणु और कवक इन दोनों में डीकंपोजिंग कैपेसिटी जो है वो पाया जाता है। अगला हम लोगों का आएगा रेशा बनाने, मतलब फाइबर। रेसे दैट मीन्स फाइबर निर्माण में ये इस्तेमाल किया जाता है। और फाइबर निर्माण में जो होता है उसको हम लोग स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चाय और कॉफी में भी चाय और कॉफी में भी इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। चाय और कॉफी में क्या भाई? चाय और कॉफी में बैक्टीरिया का इस्तेमाल क्यों सर? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि भाई चाय जो होता है वो थियोफेंसिस नामक पौधों के पत्तियों से बनाया जाता है, और कॉफी जो होता है वो हम जानते हैं कॉफी अरेबिका के बीज से बनता है। बिल्कुल सही आप जानते हैं। लेकिन समस्या एक है, जब चाय या कॉफी को तैयार किया जाता है तो नॉर्मल अवस्था में चाय या कॉफी जब हम पिएंगे तो काफी कड़वाहट होती है। उस कड़वाहट को कम किया जाता है जीवाणु के माध्यम से। ठीक है, चाय और कॉफी में काफी कड़वाहट होती है, उस कड़वाहट को कम किया जाता है किसके माध्यम से? जीवाणु के माध्यम से कम किया जाता है। उस जीवाणु का जो नाम है उसे हम लोग बेसिलस, ठीक है, बेसिलस मेगा थीरियम कहते हैं। याद रहेगा ना? चाय और कॉफी ठीक था, आप लोग बिल्कुल सही थे। चाय और कॉफी के बारे में कई बार क्वेश्चंस भी आता है, कॉफी किससे प्राप्त होता है? तो कॉफी अरेबिका से। चाय किससे प्राप्त होता है? तो थियोफेंसिस के पौधों के पत्तियों से। सही है, लेकिन यहां मैंने क्या कहा आपसे कि भाई चाय और कॉफी में एक शब्द कड़वाहट, चाय और कॉफी में क्या कड़वाहट जो वर्ड इस्तेमाल होता है, उस कड़वाहट को दूर करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, और जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? बेसिलस मेगाथीरियमस। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा कुछ और क्षेत्रों में। इसके बाद एक वर्ड हम लोग कहेंगे पाश्चुरीकरण। बहुत बार ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में यहां से भी आ चुका है। पाश्चुरीकरण दैट मींस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पाश्चुरीकरण करना, फर्टिलाइजेशन करना। याद नहीं करना है, लुई पाश्चर है ना, लुई पाश्चर। तो पाश्चर से क्या बना? पाश्चुरीकरण। कुछ करता क्लियर हो गया? लुई पाश्चर के से पाश्चर से क्या बना? पाश्चुरीकरण बना। तो पाश्चुरीकरण अपने आप किसने खोजा भाई? तो लुई पाश्चर के द्वारा खोजा गया। ठीक है, अब ये क्या है? हम लोग अभी देख रहे हैं वर्तमान में ऑपरेशन फ्लड के बाद भारत के हर हिस्से में जो ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति के लिए दूध के लिए लाया गया था कि हर घर तक दूध पहुंचे। और हम लोग ये देख पाते हैं सुधा डेयरी, मेघा डेयरी, अमूल डेयरी और कई तरह के लोकल और सेंट्रल लेवल पे कई डेयरी कंपनियों के माध्यम से दूध का पैकेट शहरों से लेकर गांवों तक हर घर तक अब पहुंच पा रहा है। और ये तब संभव हुआ है जब लुई पाश्चर के द्वारा पाश्चुरीकरण का मेथड लाया गया। ये मेथड जो कार्य करता है वो दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने की विधि कहलाता है। ठीक है,
दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने की विधि जो है वो कहलाता है पाश्चुरीकरण। इस पाश्चुरीकरण की दो विधियां हैं। एक विधि जो है वो LTHM है, LTHM दैट मीन्स फुल फॉर्म लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, और एक है HTHM मतलब हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। कहा जाता है इस लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड का एक टेम्परेचर तय किया गया है जो 62.8 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री? 62.8 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर 30 मिनट तक दूध को बॉइलिंग करना, और उसको उसी जिस रूप में बॉइलिंग याद रखना, जिस रूप में आप बॉइल कर रहे हो, बॉइल करके उसी रूप में उसको आप ठंडा कर रहे हो इस विधि, और उसको पैक कर रहे हो, इस विधि को हम लोग पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हाई लो टेम्परेचर में 62.8 डिग्री सेल्सियस पे और हाई टेम्परेचर में 71.7 डिग्री सेल्सियस होता है, जो केवल 15 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक का, गंगा जल की शुद्धता। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। गंगा जल की शुद्धता। देखते होंगे हम लोग कि दुनिया का किसी भी नदी के पानी को ले लो और एक प्रैक्टिकल कर लो, घरों में अपने घर के घड़ा, हौज, छत, किसी भी जगह पे आप रख दो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन होते होते उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरिया हमको दिखते हैं और कुछ दिन छोड़ दो तो फिर लंबा लंबा दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप गंगा जल जब यूज करते हो और गंगा जल को एक बोतल में या किसी डब्बे में साल 2 साल 5 साल भी रख देते हो तो वहां पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये नोटिस करना, क्योंकि उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है, कभी उसमें बैक्टीरिया नहीं लगता है। इसके पीछे का वजह है कि इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिस बैक्टीरिया को हम लोग फोस के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? बैक्टीरिया फोस के नाम से जानते हैं, जो अन्य बैक्टीरिया का भक्षण कर लेता है और किसी प्रकार का जीवाणु नहीं लगने देता। वो तीजिए में याद रखना, घर में बिल्ली हो सर तो चूहा नहीं रहेगा। ठीक है, घर में बिल्ली हो तो चूहा नहीं रहेगा। बैक्टीरिया फोस जो है, और बैक्टीरिया फोस का माध्यम हम और आप जानते हैं कि गंगा नदी जिस स्थान से कुमायूं हिमालय की गंगोत्री से जब निकल रहा होता है तो उस माध्यम में कई हिमालय जोन्स के जड़ी बूटियां वहां पाए जाते हैं, और उन तमाम जड़ी बूटियों के माध्यम से जब वो आ रहा होता है तो वो साथ में ही बैक्टीरिया को लेकर चला आता है, जो बैक्टीरिया फोस के नाम से जाना जाता है। अगला हम लोगों का है जिसको हम लोग कहते हैं हिमीकरण, मतलब फ्रीजिंग। हिमीकरण डेट मीन्स क्या? फ्रीजिंग। देखिएगा, हम लोग बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज है, हम लोग बोलते हैं घर का फ्रिज है। भाई लंबे समय तक रख दो, लंबे समय तक रख दो, काफी हद तक हम लोगों को ये पता चलता है कि भाई सुबह का बना हुआ सब्जी कल शाम में भी खा रहे हैं तो वो खराब नहीं हुआ। अभी तो गर्मी का दिन है, अगर सुबह में कोई चीज नॉर्मल अवस्था में रख दो तो शाम होते होते खराब हो जाता है। या फिर देखते हैं क्या कि भाई ठंडा के सीजन में भी आम मिल रहा है, सीजनेबल फल होने के बाद भी कोई भी फल किसी भी सीजन में उपलब्ध है, तो वो आखिर क्यों खराब नहीं हुआ तब तो उसके लिए एक वर्ड होता है कोल्ड स्टोरेज। घरों के लिए कोल्ड स्टोरेज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोगों का फ्रिज उस तरह का काम करता है। वहां पे एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं किस प्रोसेस से, तो वो प्रोसेस हम लोगों का हिमीकरण या फ्रीजिंग कहलाता है। एक्चुअली होता क्या है कि -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है वो जीवाणु डीएक्टिव रहता है। ध्यान रखना, -10 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक जीवाणु जो होता है वो क्या होता है? डीएक्टिव, डेट मीन्स निष्क्रिय होता है, और इसी के कारण सामग्री जो है वो जल्द नष्ट नहीं होती है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने पूरे बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, नेचर्स
वृद्धि, इन तमाम चीजों को देखा। नेक्स्ट क्लासेस जो कल रहेगी बैक्टीरिया पार्ट 2, बैक्टीरिया पार्ट 2 में हम लोग इससे होने वाले तमाम हानियों की चर्चा करेंगे। जीवाणु से क्या हानि होते हैं, जीवाणु से प्लांट्स में कौन कौन से रोग होते हैं और ह्यूमन बॉडी पर कौन कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है और उसके लक्षण क्या है और उससे बचा किस प्रकार जा सकता है, उसका उपाय क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ पाए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसका लाभ मिले। धन्यवाद विद्यार्थी, जमकर पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि भाई अपने आप में एक शपथ लो कि भाई जो लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं हमारे आस पड़ोस से, हमारे परिवार से, हमारे मित्र गणों में, वो भी हमारे जैसे ही हैं। बस अपने आप को उस ताकत के साथ अपनी तैयारी में झोंक दो कि जब तक ज्वाइनिंग ना हो तब तक रुकना ही नहीं है। एक लक्ष्य को लेकर पढ़ना आरंभ करो और यकीन मानो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपकी परीक्षाओं में सफलता आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।